हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में फिजिक्स का पेपर देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है। ऐसे में हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री ये सब मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है, बट फिजिक्स में कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस वीडियो में हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, सारे चैप्टर के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है लगातार इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखेगा, पूरा देखेगा, समझ लीजिए उसका नंबर क्लियर हो जाएगा और अब की बार हमें 95% प्लस लेकर आना है और मैं दिलवा कर रहूंगा। बस आप लोग हमारे साथ सपोर्ट बनाए रहें। आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, कल अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, ऐसे ऐसे हम सारे क्वेश्चंस को डिनोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके 14 चैप्टर टोटल हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं किन किन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बताएंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के फर्स्ट चैप्टर का, फिर सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड है विद्युत धारा, फोर्थ है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, 6 चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7 है प्रत्यावर्ती धारा, 8 नंबर चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, 9 है किरण प्रकाश की और 10 है तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो ये तो आपके टॉप 10 चैप्टर हो गए। 11 नंबर चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 है परमाणु, 13 है नाभिक, 14 और लास्ट चैप्टर हमारा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इन 14 चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम कवर करेंगे। अब हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है भैया, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सबको पता है, क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसमें हमें विद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है। गॉस का प्रमेय है, उसका अनुप्रयोग है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो कमेंट में फर्स्ट सेकंड जो भी सही होगा वो कमेंट करते हुए चलेगा। इससे मुझे आइडिया रहेगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग चैटिंग कर रहे हैं लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिए। तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा? फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है भैया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे इसका मात्रक ये होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है हमारा कूलाम के नियम का, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब भैया आपको करना क्या है, देखो आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले चलते हैं भैया। देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में होगा और इस F को इसके नीचे ले चलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया तो यहाँ पे हमारा बचा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपान, देखिए F इधर आएगा नीचे इसके तो F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए एक चीज आप लोग, Q1 आवेश है, Q2 भी आवेश है, दो आवेश हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? देखिए 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मात्रक नहीं होता। दो आवेश हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम, दो आवेश हैं भैया तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ठीक है,
प्रति, देखिए नीचे बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये दूरी है भैया, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। देखिए मात्रक आया वही एप्सिलॉन नॉट का, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही मैंने टिक किया है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है आप मात्रक को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताइए। फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। देखिए मैं बहुत डीपली आपको समझा रहा हूं कि आज अगर समझ गए तो बोर्ड एग्जाम तक कुछ और पढ़ने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला पता है, बहुत आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वोल्ट मीटर, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो ई वेक्टर है इसमें पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सेकंड है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, थर्ड है शून्य, फोर्थ है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 51 टोटल देखेंगे पूरे चैप्टर के, एक दो चैप्टर नहीं, तीन चैप्टर नहीं, पूरे 14 चैप्टर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में ला रहा हूं ताकि तैयारी बेटर हो और अब की बार आप लोग टॉपर बनकर आए। सीरियसली पढ़ाई को लीजिए, आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत फोन चलाया, बहुत घूमे टहले, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सुधर जाओ। समय रहते नहीं सुधरोगे तो समय आपको सुधार देगा, ठीक है। देखिए क्या है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ये ओके नहीं लिखा है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर है। इस पर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है। मतलब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो जो शुद्ध अर्धचालक होगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा। फर्स्ट है चालक, सेकंड है प्रतिरोधक, थर्ड है शक्ति स्रोत, फोर्थ है विद्युत रोधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ विद्युत रोधी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर शुद्ध अर्धचालक जो है वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। सिंपल सा है, V इक्वल टू होता है W/Q। बताइए मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है जूल प्रति कूलाम, सेकंड है जूल इंटू कूलाम, थर्ड है कूलाम प्रति जूल, फोर्थ है न्यूटन प्रति कूलाम। तो भैया W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, जूल प्रति कूलाम, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। इसमें से कौन सा मात्रक है जो धारिता का है। अब भैया धारिता के बारे में भी मैंने आपको बताया है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय ना बताया हो, ठीक है। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू Q/V होता है। अब बताइए धारिता का मात्रक क्या होगा। Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। आपके पास ऑप्शंस है, फर्स्ट है कूलाम, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है वोल्ट, फोर्थ है कूलाम प्रति वोल्ट। तो भैया कूलाम प्रति वोल्ट होगा और इसका मात्रक फैराड भी होता है, चाहे आप कूलाम प्रति वोल्ट कहें चाहे फैराड कहें। ऐसे ही विभव का मात्रक भी चाहे जूल प्रति कूलाम कहें और इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। समझ में आया। 8वां क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वायु में 2 धनावेश रखे हुए हैं, ठीक है। अब इनके मध्य हम लाकर परावैद्युत पदार्थ रख दें, ठीक है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा।
बताइए, फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, थर्ड है वही रहेगा, फोर्थ है शून्य हो जाएगा। तो भैया सिंपल सा है, ये घट जाएगा। मान लीजिए दो लोग हैं भैया, खूब लड़ाई करते हैं, ठीक है, रामू श्यामू, ये रामू है ये श्यामू है, ठीक है, सामने सामने देखते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो इसको तो मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा, ठीक है। और जैसे ही इनके बीच दीवार कर दी जाती है, एक पार्टीशन, तो क्या होता है, ना वो देखते हैं खुद, ना एक दूसरे को देखते हैं, ना लड़ाई होगी, ठीक है। तो भैया घट जाएगा, मतलब उनकी भी लड़ाई घट जाएगी, ऐसे ही इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा, क्योंकि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो धनावेश हैं एक दूसरे को अपने से दूर भगाते हैं, तो हम इनके बीच अगर परावैद्युत पदार्थ रख देंगे भैया, तो ऑटोमेटिक इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान घट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकली टाइप का है, ये आपके अतलगुत्तरी प्रश्नों में भी आता है। देखिए क्या है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। यानी कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, उसको हमने 10 वोल्ट तक आवेशित किया, तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता भैया इतना हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए हमें दिया गया है धारिता C इक्वल टू हमें दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। देखिए ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। अभी मैं आंसर लेकर आऊंगा जो ऑप्शन है। देखिए ये 100 माइक्रोफैरड दिया गया है, 100 माइक्रोफैरड, पहले इसको फैरड में बदलेंगे, तो इसको फैरड में बदलना है, तो 100 × 10⁻⁻6 फैरड अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए C इक्वल टू हमारा हो गया कितना, ये 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻⁻6, ये हो गया, ठीक है। अब C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10⁻2 है, ये -6 है, तो 10⁻2 में से 6 जाएगा -4, और धारिता का मात्रक ये फैरड कर दिया मैंने, C आ गया, ठीक है। V हमें 10 वोल्ट दिया गया, इसको भी लिख देंगे, V इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, संचित ऊर्जा U, तो U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। देखिए 1/2 CV², ये फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा का, ठीक है। तो यहां से हमारा U इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, C की वैल्यू है 10⁻⁻4 इंटू V की वैल्यू है 10 वोल्ट, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 10 × 10, 2 बार 10 लिख देंगे, ठीक है। यहां से 2 से 10 को कैंसिल कर दिया, 5 आ गया, समझ में आ रहा है, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो U इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू इसके ऊपर 1 मान सकते हैं, देखिए माइनस में प्लस में है, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो 10⁻⁻3 जूल, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका U आ गया, U इक्वल टू 5 × 10⁻³ जूल। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 5 × 10⁻³ जूल। अभी मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। देखिए क्या है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में क्या संबंध होता है। देखिए वैद्युत धारा घनत्व J, इसको हम लोग डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, और अपवाह वेग इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए VD, D का मतलब ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी, इसमें क्या रिलेशन होता है। फर्स्ट है J इक्वल टू एनी VD, सेकेंड है J इक्वल टू एनी अपान VD, थर्ड है J इक्वल टू VD E अपान N, और फोर्थ है J इक्वल टू NE VD का स्क्वायर। तो भैया इसमें जो रिलेशन होता है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, J इक्वल टू NE VD, ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, VD है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि जो बेलनाकार चालक होता है इसकी जो प्रतिरोधकता है और विशिष्ट चालकता है, इसका गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी पर नहीं। मतलब जो बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो
एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल होता है वो इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता। 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकली टाइप का है, छोटा सा क्वेश्चन देखिए। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। अगर 2 गुना 3 गुना कुछ भी किया जाए, इसका तरीका समझिए। देखिए, हमें 50 ओम प्रतिरोध का एक तार दिया गया, तो R इक्वल टू दिया गया है 50 ओम, ठीक है, इतना दिया गया है। मान लीजिए 100 दिया जाता तो हम 100 लिख देते। इसको खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं। जितनी गुनी करेंगे उसको n से डिनोट करेंगे, n इक्वल टू 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना किया है हमने। नया प्रतिरोध क्या होगा, नए प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डैश। अगर नया प्रतिरोध निकालना है तो देखिए जितना गुना हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, इनटू जो आपका पुराना प्रतिरोध है उससे गुणा कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 50 है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 50, ये आपका जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 200 ओम। 200 ओम, देखिए 4 का 50 से गुणा करेंगे 200 आएगा। ऐसे ही आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए पहला प्रतिरोध 100 ओम दिया गया है, 3 गुना किया जा रहा है भैया, तो n के जगह पर 3 रख देंगे और पुराने प्रतिरोध से गुणा कर देंगे। तो देखिए 200 ओम हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध जो होगा वो 200 ओम होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये हमारे 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फर्स्ट है केवल गतिमान आवेश द्वारा, सेकंड है केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा, और फोर्थ है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हम गतिमान आवेश के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं और बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। 14 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, फर्स्ट है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर, फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। देखिए 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये c के बराबर होता है। c है प्रकाश की चाल, यानी कि आप लिख सकते हैं c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया c का जो मात्रक होगा प्रकाश की चाल का, वही इसका भी मात्रक होगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, ठीक है। और जो प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू भी होगी, वो भी क्वेश्चन नीचे आया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है, ये μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 है, दोनों सेम है। चाहे इसको इस प्रकार से लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों तरीका सेम है, ठीक है। यहाँ पे μ0 है क्या, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसका मान कितना होगा, फर्स्ट है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, देखिए से लिखा है ऊपर, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। थर्ड है 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, फोर्थ है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मैंने बताया भैया ये जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल की जो वैल्यू होगी वही वो इसकी भी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना ही प्रकाश का चाल भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर, ये हमारे 5 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, चुंबकत्व एवं द्रव्य का। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान क्या होता है, या नमन कोण भी बोलते हैं, नतिकोण बोले या नमन कोण बोले दोनों सेम ही है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान कितना होता है, फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 0, फोर्थ है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नतिकोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण,
अगर आप लोग से कोई पूछे भैया दिक्पात कोण क्या होता है तो आप बता दीजिए चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी। तो चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू होता है आई ए। आई क्या है? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 20 नंबर देखिए क्या है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है। देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम जो है वो किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊर्जा। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 20 का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या है हमारा? 21 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर जो है ये किसका मात्रक है? फर्स्ट है विद्युतशीलता का, सेकंड है चुंबकशीलता का, थर्ड है प्रावैद्युतांक का, फोर्थ है स्वप्रेरकत्व का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चुंबकशीलता का। हेनरी प्रति मीटर जो है ये चुंबकशीलता का मात्रक होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 21 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 50 क्वेश्चन है। अब आलस मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नींद लगने लगी होगी, अरे यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या पढ़े। देखिए, अब अगर आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं अच्छे से, जितना मैंने क्लास अभी बताया, तो समझ लीजिए आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, 22 देखिए, L/R की विमा होगी, जहां L प्रेरकत्व है तथा R प्रतिरोध है। तो L/R की विमा क्या होगी? फर्स्ट है m0 L0 t के पावर -1, सेकंड है m0 LT, थर्ड है m0 L0 t और फोर्थ है mLT -2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, m0 L0 t। ये जो है L/R की विमा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? बताइए, प्रेरकत्व का मात्रक फर्स्ट है ओम सेकंड, सेकंड है ओम प्रति सेकंड, थर्ड है सेकंड प्रति ओम, फोर्थ है 1 प्रति ओम सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओम सेकंड। देखिए, जो प्रेरकत्व होता है इसका मात्रक ओम सेकंड होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ठीक है, 23 आपका हो चुका है, 24 हम आपको अलग से बताएंगे। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए क्या है, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी? मतलब अनुनाद की स्थिति हो तो एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई अंडर रूट LC, सेकेंड है 1/2 पाई अंडर रूट LC, थर्ड है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, फोर्थ है 2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, जहां पर L है प्रेरकत्व तो C है धारिता। तो अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC होगी। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का क्वेश्चन होगा जो चैप्टर नंबर 8 है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रकृति कैसी होती है? फर्स्ट है अनुप्रस्थ, सेकंड है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, थर्ड है अनुदैर्ध्य, फोर्थ है उपरिक्त नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इसमें से कौन सी तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? फर्स्ट है गामा किरणें, सेकंड है एक्स किरणें, थर्ड है अवरक्त किरणें, फोर्थ है बीटा किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बीटा किरणें। जो बीटा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। 27 नंबर, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है? सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसका हो वो तरंग कौन सी है? फर्स्ट है पराबैंगनी तरंगे, सेकंड है गामा तरंगे, थर्ड है दृश्य प्रकाश तरंगे, फोर्थ है रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गामा तरंगे। देखिए, इन चारों में से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, तरंग है, वो गामा तरंगे होती है। 28 नंबर, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो किसमें परिवर्तन नहीं होता? मतलब कोई तरंग है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी अभिलक्षण है जो परिवर्तित नहीं होती? फर्स्ट है तरंग की आवृत्ति का, सेकंड है तरंगदैर्ध्य का, थर्ड है तरंग के वेग का और फोर्थ है तरंग के आयाम का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तरंग की आवृत्ति का। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारे चैप्टर 9 से होगा, जो किरण प्रकाश की चैप्टर है। देखिए, अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब जब अपवर्तन होता है तो इसमें से कौन सी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट है प्रकाश की चाल, सेकंड है प्रकाश की तीव्रता, थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, फोर्थ है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए भैया, आवृत्ति में चेंजेस नहीं होता। कोई भी घटना हो, अगर तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी किरण हो। ठीक है, 30 नंबर देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है। बताइए, जो हमारा उत्तल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी f होती है वो किस रंग के लिए मैक्सिमम होती है। फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए, फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लाल प्रकाश के लिए। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी रेड कलर की प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा होती है। 31 नंबर एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, वायु में रखें, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा। देखिए भैया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें प्रकाश की चाल c दी गई है और हमें पता भी है ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये दिया गया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें अपवर्तनांक दिया गया है n, ये दिया गया है 1.5। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर v निकालना है। ठीक है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है v = c/n। ये फॉर्मूला होता है भैया। ठीक है, बस समझ लीजिए, लग गया आपका न्यूमेरिकल। देखिए, यहां से क्या करेंगे हम लोग, v = हमारा हो जाएगा, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और n की वैल्यू है 1.5। ये भैया 1.5 है, ये 3 है, इसको कट करेंगे 2 आएगा। तो v = हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही होगा प्रकाश की चाल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये दूसरा सही होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो इसमें से कौन सा रंग है जिसके प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैंगनी रंग, थर्ड है नीला रंग, फोर्थ है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैंगनी रंग। देखिए, अगर आप प्रिज्म से गुजार रहे हैं इन चारों कलर्स को तो सबसे ज्यादा विचलन जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं और वैसे बहुत इजीली क्वेश्चन है ये। ठीक है, 33 नंबर, नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है। जो हमारा नेत्र है इसमें लेंस होता है भैया, इसकी प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया अभिसारी होती है। हमारा नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। 34 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। सामान्य नेत्र जो है, जो एकदम स्वस्थ आंख है, उसके लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल से 25 सेंटीमीटर और यही सही होगा। ठीक है, 35 नंबर, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी प्रकाश हो, कोई भी किरण हो, तरंग हो, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, आवृत्ति फोर्थ ऑप्शन सही होगा। मतलब एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसमें से आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। वही क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ऊपर वाला ही समझ लीजिए इसको। तो इसका भी वही होगा, आवृत्ति। आवृत्ति में कोई चेंजेस ही नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे तरंग प्रकाश की चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 10। देखिए क्या है, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है। मतलब जल की सतह पर अगर तेल की पतली परत बिछी हुई है तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, वो सतह सुंदर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। फर्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश के व्यतिकरण, फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। तो भैया ये व्यतिकरण के कारण होता है। मतलब अगर जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई हो तो सूर्य के प्रकाश में इसका चमकना जो है वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा।
मतलब इसमें से कौन सा रंग है जिसके प्रकाश का वेग जल में सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है बैगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाल। देखिए लाल रंग का जो प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का वेग जो है वो जल में सबसे ज्यादा होता है। 39 नंबर, डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि। डॉपलर प्रभाव कब निर्मित होगा? फर्स्ट है स्रोत गतिशील है, सेकंड है संसूचक गतिशील है, थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया डॉपलर प्रभाव तभी निर्मित होगा जब दोनों गतिशील होंगे, आपका स्रोत जो सोर्स है वो भी गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील हो। 40 नंबर, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। मतलब जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है वो किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट है द्रव्यमान पर, सेकंड है आवेश पर, थर्ड है वेग पर और फोर्थ है संवेग पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आवेश पर। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, ये रहना चाहिए। क्योंकि देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, वेग पर भी निर्भर करती है और संवेग पर भी निर्भर करती है। अगर निर्भर नहीं करती वो, तो किस पर निर्भर नहीं करती? वो आवेश पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि देखिए एक रीजन है, देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपान पी। पी है संवेग, संवेग पर डिपेंड करेगी, या इसी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपान पी इक्वल टू होता है एम बी। तो देखिए ये संवेग पर भी निर्भर करती है, यम द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है, वी वेग पर भी निर्भर कर रही है, कहीं आवेश है? नहीं है। तो ये जो है आवेश पर निर्भर नहीं करती, बाकी तीनों पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा होगा? ये विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11। देखिए ये चार कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये एक ही वेग से गतिमान है। तो सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो भैया वो जो होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉन का ही होगा। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण चारों एक ही वेग से गतिमान हो तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। 42 नंबर, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, बताइए। फर्स्ट है अपरिवर्तित रहेगा, सेकंड है 4 गुना हो जाएगा, थर्ड है 2 गुना हो जाएगा, फोर्थ है आधी हो जाएगी। तो भैया आधी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है। अगर पी को आप 2 गुना कर रहे हैं भैया, ठीक है, तो ये आपका डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आधा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 अपान पी होता है 2। समझ में आया? जैसे वो समझ जाएंगे आप लोग। 43 नंबर, लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? फर्स्ट है एच सी लैम्डा, सेकंड है एच सी अपान लैम्डा, थर्ड है लैम्डा अपान एच सी, फोर्थ है एच लैम्डा अपान सी। तो ये एच सी अपान लैम्डा होगा। देखिए फोटॉन की ऊर्जा जो होगी वो एच सी अपान लैम्डा के बराबर होगी। एच है प्लांक नियतांक, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। 44 नंबर देखिए, हमारे परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया वो होनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी लिखा है, ईवी इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर आयनित करना है तो आपका जो मिनिमम जो ऊर्जा होनी चाहिए वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी से रिलेटेड है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? वही क्वेश्चन दूसरी तरह से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आयनन ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 13.6 जूल होता है ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। 46 नंबर, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ऊर्जा कौन सी होगी? फर्स्ट है 190 MeV, सेकंड है 139 MeV, थर्ड है 913 MeV, फोर्थ है 931 MeV। तो भैया 931 MeV होता है। मतलब एक एएमयू इक्वल टू होता है 931 MeV। ठीक है, ये होता है इसके बराबर। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, वे होंगे।
तो आपने पढ़ा है जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार भिन्न होता है उसे समभारिक बोलेंगे। वो तो सिंपल सा है, परमाणु भार समान होगा तो समभारिक। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वो उसका स्रोत क्या है, कहां से वो निकलती है? फर्स्ट है नाभिकीय विखंडन, सेकंड है प्रकाश विद्युत प्रभाव, थर्ड है साइक्लोट्रॉन, फोर्थ है नाभिकीय संलयन। तो भैया सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा निकलती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? जो हमारे अर्धचालक है, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अर्धचालक में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? फर्स्ट है कोटरों से, सेकंड है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, थर्ड है इलेक्ट्रॉनों से, फोर्थ है ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉनों से। अर्धचालक में विद्युत चालन जो हमारा होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। ठीक है, अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों से नहीं। ये तो हमारे चालक में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, लेकिन अर्धचालक में कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। 50 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। ये तो मैंने बता दिया पहले ही, विद्युत रोधी। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर में भी आता है क्वेश्चन और लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर में भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं? देखिए भैया मैंने 50 क्वेश्चन बताने को कहा था, अब ये 51 है तो इसका आंसर आप बताएंगे। फर्स्ट है केवल कोटर, सेकंड है केवल इलेक्ट्रॉन, थर्ड है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, फोर्थ है ना कोटर तथा ना इलेक्ट्रॉन। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना तो कोटर होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने ही आंसर बता दिया। ठीक है, जिसको बताना था, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था आपको बता देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स का, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका पूरे फिजिक्स के 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो आज की ये इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होगी। थोड़ा बड़ा वीडियो बना, लेकिन आप लोगों को तैयारी करना है, अब अच्छे से पढ़ाई करना है। जो टाइम आप पहले पढ़ते थे उससे भी बेटर टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है, ताकि आप लोग टॉपर बन सकें। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।